स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा तीसरा मेजर टॉपिक होगा। इसको हमने नाम दिया है स्पेक्ट्रम। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला जो बात है स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम EM शॉर्ट में लिख देते हैं, वो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये क्या है? देखो, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे टाइप का होता है और उन सारे टाइप का अपना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। सही बात है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसके हिसाब से हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे कम लो फ्रीक्वेंसी और फिर हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके इससे बड़ा फ्रीक्वेंसी, इससे बड़ा, इस तरीके से हम लोग एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में रख देते हैं। और तुम जानते हो ये जो फ्रीक्वेंसी जब हम बढ़ते क्रम बनाएंगे तो ये तरंग दैर्घ्य का क्या हो जाएगा? घटते क्रम। ये बात सही है? क्यों? तुम जानते हो E बराबर क्या होता है? h न्यू। और ये क्या होता है? hc/λ। यानी न्यू जो होता है वो होता है c/λ। तो जिसका न्यू ज़्यादा है उसका लैम्डा ऑब्वियस सी बात है कम होगा। तो हम लोग जो सबसे बड़ा वेवलेंथ है उसको पहले रखेंगे, जैसे रेडियो वेव, और जो सबसे छोटा वेवलेंथ है उसको बाद में रखेंगे, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा है उसको पहले रखेंगे और जो हाई है उसको बाद में रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो है अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, इस तरीके से हम लोग इसको सजा देते हैं। यानी द अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग वेरियस टाइप ऑफ EM वेव इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बात सही है? चलो, अब बात है स्पेक्ट्रम। देखो, जब भी कोई रेडिएशन होता है वो एक प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म को स्पेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे बोला जा रहा है, एक स्पेक्ट्रोस्कोप होता है जो प्रिज्म ही होता है, उसके थ्रू जब भी कोई रेडिएशन पास करता है तो देखा जाता है कि इसका रेडिएशन का डिस्पर्जन हो जाता है। उस तरीके से क्या होता है, एक फोटोग्राफ ऑब्टेन कर पाते हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर। यानी ये जो पास होता है तो डिस्पर्जन होता है इसका। डिस्पर्जन मतलब अलग अलग कलर में बढ़ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन के ऊपर इसका फ़ोटो ऑब्टेन कर लेते हैं और वही जो फोटोग्राफिक प्लेट यानी जो स्क्रीन है हमारा, उसका जो पैटर्न होता है कि कौन सा कलर कहाँ गया, उसको हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम, उस रेडिएशन का। समझ गए? तो स्पेक्ट्रम को हम क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से, एक तो होता है एमिशन वाला और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन वाला। तुमको पता है एनर्जी दो तरीके से होता है, एक तो एमिट होता है और एक एब्जॉर्ब होता है। वैसे ही दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है, एक तो एमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो जब एमिशन स्पेक्ट्रम को तुम देखोगे तो उसके अंदर कंटिन्यूअस, नहीं तो लाइन, नहीं तो बैंड, ये तीन तरह का स्पेक्ट्रम बनेगा। क्या क्या? या तो कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, या तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, या कैसा मिलेगा? बैंड। और एब्जॉर्प्शन में मिलेगा लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या मिलेगा? लाइन और बैंड का मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो, जब भी कोई रेडिएशन एमिट होता है, किससे? इनकैंडिसेंस सोर्स, जैसे कि कैंडल, सन, ट्यूबलाइट, बर्नर, बल्ब। इनकैंडिसेंस मतलब जो लाइट दे, ठीक है। तो जब भी कोई रेडिएशन निकलता है तो हम देखते हैं कि, और इसको जब हम प्रिज्म से डायरेक्टली पास कराते हैं
और इसको जब स्क्रीन पे उतारा जाता है, देखा जाता है, तो हमको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। सिंपल सा बात है, जो एमिटेड रेडिएशन, अब देखो बल्ब रहे, कैंडल रहे, सन रहे, ये सब क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। अब इस लाइट का जो रे है उसको हमने एक प्रिज्म से पास कराया, ठीक है, और जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया इसको, उसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि ये एमिटेड लाइट था। अब ये कहाँ कहाँ से हो सकता है, कैंडल, सन, ट्यूबलाइट, बर्नर, बल्ब, या कभी कभी हम क्या देखते हैं, जो गैस होता है जो लो प्रेशर पे रखा रहता है और उसको अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराया जाता है तो वहाँ से भी हमको लाइट देखने को मिलता है, यानी एमिशन देखने को मिलता है। या किसी सब्सटेंस को, पदार्थ को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करने से भी लाइट जो एमिट होता है, जो एमिशन टाइप का देखने को मिलता है। समझ गए? तो जो एमिशन होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या इसको सीधा अगर हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलें, तो जब भी कोई नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पास करता है प्रिज्म से तो ये 7 कलर में बंट जाता है और रंगों में विभाजित हो जाने का हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो जब भी वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करता है ये विविग्योर 7 कलर में बंट जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो जब तुम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हो तो देखते हो कि जो नाइरो बीम ऑफ वाइट लाइट था ये कैसा कलर का था, वाइट कलर का। ये जब ये प्रिज्म से गुजरा तो इसने अपना 7 कलर बना लिया। कैसा कैसा, VIBGYOR। तो ये जो स्क्रीन है, ठीक है, उस पर देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ये देखने को मिला, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये कैसा था, ये कंटिन्यूअस था। ऐसा नहीं था कि ये एक मिला उसके बीच में गैप है, फिर मिला गैप है, ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूअस है। समझ रहे हो? कंटिन्यूअस होता जाता है, कलर बदलता जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये इसीलिए इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब लाइन स्पेक्ट्रम देखो, देखो जब भी कोई एटॉमिक गैस होता है उसको इनकैंडिसेंट सोर्स से रेज किया जाता है या इसको इलेक्ट्रिकली एक्साइट किया जाता है। ये क्या करता है, पहले तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में रेडिएशन की तरह से छोड़ता है। यानी देखो ये इनकैंडिसेंट सोर्स था, यानी ये क्या था, सन हो, बल्ब हो, जो लाइट एमिट कर रहा था, कैंडल हो, वहाँ से क्या था, ये लाइट निकल रहा था। इसको हमने एटॉमिक गैस को दे दिया तो एटॉमिक गैस ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब बाद में ये रेडिएट करेगा, ये छोड़ेगा। ये जब छोड़ता है, ठीक है, तो उसको हम एक स्लिट यानी एकदम नैरो स्लिट के थ्रू पास करा के प्रिज्म पे गिराते हैं। और तब जो हम प्रिज्म पे गिराते हैं वो जो हमको इधर पे मिलता है वो कैसा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो जब भी हम ये जो रेडिएशन था जो री एमिट हो रहा था, यानी हमने पहले बल्ब जला के लाइट दे दिया एटॉमिक गैस को, एटॉमिक गैस ने एब्जॉर्ब किया तो फिर हमने इसको बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। और अब ये जो रेडिएट कर रहा है वो वाला लाइट हमने कहाँ पे गिराया, प्रिज्म पे गिराया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो रेडिएशन जो स्पेक्ट्रोस्कोप यानी ये जो प्रिज्म है हमारा उससे जब पास करता है और जब हमको स्क्रीन पे हम देखते हैं इसको तो हमको वेल डिफाइंड लाइंस मिलता है। यानी लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब, ये लाइन की तरह दिखेगा तुमको इधर पे, समझे। तो अलग अलग वेवलेंथ का लाइन अलग अलग होगा और एक दूसरे से ये लाइन सेपरेट रहेगा। बीच में कैसा स्पेस रहेगा, तो डार्क स्पेस, यानी एक लाइन दूसरा लाइन, इस बीच में कैसा है, डार्क है। ये बात समझे। तो इसलिए इस एमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, समझे। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है
कि कोई भी जो दो एलिमेंट होगा विल नॉट हैव आइडेंटिकल लाइन स्पेक्ट्रम, यानी अलग अलग एलिमेंट का इनर्जी लेवल तो अलग अलग होता है, इस कारण से इनका जो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा, समझे। यानी जैसे आदमी का क्या होता है, फिंगरप्रिंट, तुमने आधार कार्ड बनाया, तुम्हारा फिंगरप्रिंट होता है, उसी से मोबाइल तुम्हारा लॉक खुलता है, किसी और के फिंगरप्रिंट से खुलता है क्या, नहीं। तो वैसे ही ये जो स्पेक्ट्रम जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट का कैसा है, फिंगरप्रिंट की तरह है, जो एक दूसरे से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से अलग रहता है। नहीं, हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर दो एलिमेंट का इनर्जी लेवल आइडेंटिकल नहीं होता है, इसलिए। और दूसरा बात देखो, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं हम लोग एमिशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों बोला जाता है। तो देखो, सिंस लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय एमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, हमारा जो एलिमेंट है उसका जो एटम है उसके द्वारा जब एमिशन ऑफ एनर्जी होता है उससे हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। क्योंकि एटम ने एनर्जी को एमिट किया है इसीलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी इसको बोल दिया जाता है, किसको, लाइन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। तो तुमने दो देख लिया, एक तो कंटिन्यूअस देख लिया, तुमने लाइन स्पेक्ट्रम देख लिया। अब तीसरा देखोगे क्या चीज़, बैंड स्पेक्ट्रम, पट्टी, बैंड का मतलब होता है पट्टी। ये तीनों ही किसके टाइप थे, एमिशन वाले, जिसमें कोई ना कोई क्या था, एमिट कर रहा था। तो देखो, जो मोलेकुलर फॉर्म ऑफ गैस होता है उसको जब हम यूज करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, एटॉमिक गैस था। जब लाइन स्पेक्ट्रम बना रहे थे तो एटॉमिक गैस था, यहाँ पे क्या है, मोलेकुलर गैस है, यानी गैस का मोलेक्यूल है। तो ये क्या करता है, जब इसको तुम यूज करते हो तो ये पहला एनर्जी तो ऑब्जर्व करता है, लेकिन ये एनर्जी केवल इसलिए ऑब्जर्व नहीं करता इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए, बट रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल तीनों जो है के लिए एनर्जी ये अपना एब्जॉर्ब करता है, समझ गए। और बाद में फिर से एमिट करता है रेडिएशन। तो जब इस रेडिएशन, इसने जो एमिट किया रेडिएशन बाद में, तो हमने देखा इसको जब प्रिज्म से पास कराया और स्क्रीन के ऊपर देखा तो हमको पास पास में यानी क्लोजली पैक्ड लाइन दिखाई दिया, यानी कुछ लाइन एकदम सटा सटा, फिर कुछ अलग, फिर डार्क, यानी कि देखो यहाँ पे कलर्ड मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, कलर्ड डार्क, कलर्ड डार्क। ये जो लाइन तो मिल रहे थे लेकिन काफ़ी क्लोजली थे, इसीलिए ये सब जो क्लोज लाइन था उसको हमने क्या बोल दिया, बैंड बोल दिया, ऐसे करके। तो इसलिए इस टाइप का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसको क्या बोल दिया हमने, एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। फिर से वही बात है कि इनकैंडिसेंट सोर्स है, उसने पहले तो अपना एमिट किया, इसने एब्जॉर्ब किया, फिर री एमिट किया, ये दोबारा से छोड़ा, उसको हमने स्लिट की सहायता से एक छोटे से होल के थ्रू पास कराया, प्रिज्म पे गिराया और देखा स्क्रीन के ऊपर, तो हमको कैसा स्पेक्ट्रम मिला, बैंड स्पेक्ट्रम। तो देखो, ये जो बैंड भी होते हैं वो एक दूसरे से डार्क स्पेस के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं, कुछ दूर कलर दिखेगा, फिर डार्क, कलर डार्क, कलर डार्क, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। ये बैंड स्पेक्ट्रम किसके द्वारा है, मोलेक्यूल्स के द्वारा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मोलेकुलर स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का नाम हमने एक क्या दिया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्यों, अभी बताया था, क्यों बोला था लाइन को एटॉमिक, अब बैंड को बोल रहे हैं मोलेकुलर स्पेक्ट्रम, ऐसा क्यों बोलते हैं, सोचो, पिछले पे बताया था हमने, पिछले स्लाइड पे। अब बात आता है, अब क्या बात आता है, देखो कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। देखो, तो अब जो ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो जब भी जो हमारा वाइट लाइट है उसको पहले हमने क्या किया, किसी वेपर या सॉल्यूशन, यानी कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस या गैस ले लिया और उसके सॉल्यूशन या वेपर से पहले पास करा दिया, किसको, वाइट लाइट को, और फिर इसको हम लोग
स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि अपने प्रिज्म से जब इसको एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ डार्क लाइन ऑब्टेन होता है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम है जिसमें हमने पहले केमिकल सब्सटेंस को यूज किया उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी फिर से हमारा ये इनकैंडिसेंट सोर्स था, उसने क्या दिया, लाइट दिया, किसको, तो गैस को दिया, या यहाँ पे वेपर ले लेंगे किसी केमिकल सब्सटेंस का। और फिर इसने जो पास होके जो निकला उसको जब हम प्रिज्म पे डालते हैं या अपने स्पेक्ट्रोस्कोप पे डालते हैं और ये जो निकलता है स्क्रीन पे, तो हमको देखने को मिलता है कि डार्क लाइंस, ओके, डार्क लाइंस देखने को मिलता है। तो अगर वाइट लाइट को हम लोग एटॉमिक गैस से पास कराएंगे तो इस एब्जॉर्प्शन वाले को नाम देंगे एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि एटॉमिक गैस के केस में हमको लाइन मिलता है। और जब वाइट लाइट को हम लोग पास कराएंगे मोलेकुलर गैस से, तब जो हमको ऑब्टेन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बैंड टाइप का मिलेगा, उसको एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो वहाँ पे एमिशन था और यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक सॉल्यूशन के थ्रू से लाइट को पास कराया है। ये बात क्लियर है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम या नहीं तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। देखो, जब भी एटॉमिक हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे लेके उसको बाहर से इलेक्ट्रिकली एक्साइट किया जाता है, क्या बोला मैंने, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस जो कि लो प्रेशर पे है और उसको इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन प्रोवाइड कराया जाता है, तो हम देखते हैं कि ब्लू कलर का एक ब्लूइश टाइप का लाइट क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। और जब इस रे जो ब्लू टाइप का जो रे निकल रहा है उसको प्रिज्म से पास कराते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारा आइसोलेटेड और शार्प लाइन हमको मिलता है स्क्रीन के ऊपर। और ये जो अलग अलग लाइन का जो वेवलेंथ है वो दिखाता है कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, ये 3 रीजन के अंदर लाई करता है। यानी वेवलेंथ है तो वो किस में, या तो विजिबल में मिलता है, या इंफ्रारेड में मिलता है, या अल्ट्रावायलेट में मिलता है। ये 3 रीजन में देखने को मिलते हैं। तो इन लाइंस को हमने क्या किया, देखो, हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन जो गैस था, एटॉमिक H2 गैस, उसको लो प्रेशर पे लेके क्या कराया, इलेक्ट्रिकली एक्साइट कराया। तो इससे क्या निकला, एक्साइट कराया तो इससे हमको मिला ब्लूइश लाइट। तो इस ब्लूइश लाइट को हमने क्या कराया, एक प्रिज्म के थ्रू पास करा दिया। और फिर जो स्क्रीन पे हमने देखा तो हमको अलग अलग शार्प लाइन देखने को मिला, ठीक है, लाइन देखने को मिला जो कि वेवलेंथ के आधार पे हम लोगों ने देखा कि ये विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन में आता है। इसको हमने कुछ तो नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, देखो, ये क्या है तुम्हारा पहला ऑर्बिट है, K सेल, फिर L, फिर M, फिर N, फिर O, फिर P, फिर Q। ये बात तुम जानते हो। तुम्हारा हाइड्रोजन होता है, उसका न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट होता है K, फिर होता है L, फिर होता है M। किसी के लिए भी ऐसे ही होता है ऑर्बिट का नाम KLM। तो K होता है अपना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये N का मान है, N = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो हमको ये देखने को मिला है कि जब ये दूसरे से पहले पे आए या तीसरे से पहले पे आए, चौथे ऑर्बिट से पहले पे आए, 5वें से आए, 6ठे से आए, 7वें से आए, कहीं से भी कूद के अगर फर्स्ट में आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। कहीं से भी कूद के अगर सेकेंड ऑर्बिट में गिरता है तो इसको हम बोलते हैं पासचन सीरीज। कहीं से भी चौथे से, 5वें से, 6ठे से, 7वें से गिर के तीसरे पे गिरे तो देखो, सबसे पहला था लाइमन, जो एक में, मैंने थोड़ा सा गलती बोल दिया, पहला जो गिरता था वो कैसा होता था, लाइमन।
जब दूसरे में गिरता था तो उसका नाम होता था बामर, तीसरा होता था पासचन, चौथा होता है ब्रैकेट, पांचवा होता है फुंड, छठा होता है हम्फ्री। तो ये सीरीज का नाम है, यानी कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में गिरे तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, लाइमन। कहीं से भी अगर दूसरे में गिरे तो इसका नाम था बामर, कहीं से भी तीसरे में गिरे इसका नाम था पासचन, कहीं से भी चौथे में गिरे इसका नाम था ब्रैकेट, कहीं से भी पांचवें में गिरे इसका नाम था फुंड, कहीं से भी छठे में गिरे तो इसका नाम था हम्फ्री। तो ये चलो ये तो हो गया नाम। अब ये जो रीजन है वो किस रीजन में आएगा, तो जो हमारा लाइमन होता है वो आता है अल्ट्रा वायलेट में, बामर आता है विजिबल रीजन में, पासचन आता है इंफ्रारेड में, बाकी सब जो ऊपर है वो इंफ्रारेड में आएगा। तो पहला केवल किस में आएगा, अल्ट्रा वायलेट, दूसरा किस में आएगा, विजिबल रीजन में, यानी जिसको हम आँख से देख सकते हैं, और बाकी सब कहाँ पे आएगा, पासचन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री सब किस में आएगा, इंफ्रारेड रीजन में आएगा। ठीक है, ये नाम याद रखो, कई बार तो यही पूछ लेता है कि कौन सा किस रीजन में आएगा। तो देखो, तो सीरीज का नाम क्या क्या देखा हमने, लाइमन, बामर, पासचन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। किसने खोज किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है लाइमन, बामर, पासचन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये साइंटिस्ट का नाम है। किस रीजन में लाई करता है, तो पहला लाइमन तो होगा वो अल्ट्रा वायलेट में, बामर विजिबल में, और बाकी सब किस में, इंफ्रारेड में। हम्फ्री को तो फार इंफ्रारेड, यानी इंफ्रारेड में भी बहुत फार बोलते हैं। तो किस ऑर्बिट से किस में कूदना चाहिए, तो देखो लाइमन के लिए दूसरे से हो, तीसरे से हो, चौथे से हो, पाँचवें से, कुल मिलाकर कूदना फाइनली किस में चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी n1 का मान इसके लिए 1 रहेगा। वैसे बामर के लिए n2, n1 का मान 2, n1 का 3, 4, 5, 6। तो ये 1 में कहाँ से कूद सकता है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 में कहाँ से कूद सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 में कहाँ से कूद सकता है, 4, 5, 6, 7, 8। 4 में कहाँ से, 5, 6, 7। 5 में कहाँ से, 6, 7, 8, यानी अपने एक ऊपर वाले से कूदेगा। अब बात आता है कि n2 से n1 कूदने के लिए कितने लाइन हो सकते हैं, बस एक हो सकता है। n2 से यहाँ पे 2 में कूदना चाहिए, n2 से 3 में कूदना चाहिए, n2 से 4 में, 5 में, 6 में, समझे। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो जेईई मेन का क्वेश्चन है। इन बोर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है, द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड correspond to which one of the following interorbiter jump, which of the following interorbiter jump, ऐसा हमको पूछ रहा है। In Bohr series of line of hydrogen spectrum, the third line from the red end correspond to which one of the following interorbiter jump of the electron for Bohr orbiting एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये तुमको कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो ये जो एनर्जी होता है अपने इलेक्ट्रॉन का, वो जो ऑर्बिट होता है, जो सबसे छोटा ऑर्बिट है, मान लो ये है के, यह है एल, यह है एम, ऐसा जो सबसे छोटा ऑर्बिट, उसमें एनर्जी क्या होता है, सबसे कम, और धीरे धीरे एनर्जी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सही बात है, यानी जैसे जैसे एन का मान बढ़ता है एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो n क्या है, ऑर्बिट का संख्या। तो देखो जो थर्ड लाइन होता है, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, यानी क्या हो गया, VIBGYOR, यहाँ से रेड वाला जो इंड है, रेड वाला इंड इधर से शुरू करो, तीसरा लाइन देखो इधर, ये कौन सा लाइन आएगा, येलो। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड इंड, ये रेड की तरफ से शुरू करके तीसरा, तो 1 2 3, कौन सा कलर है, येलो, येलो रीजन। तो यानी अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ये कौन सा है, यह 1 2 3 4, ये 5वां है। ठीक है, तो अब हमारा बात है कि
इन करस्पॉन्ड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिटर जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर ऑर्बिट इन एन एटॉमिक हाइड्रोजन। तो देखो क्या होता है, अब हमको ये पता चल गया कि ये जो है फिफ्थ है येलो रीजन, ठीक है। तो अब जब लेस इनर्जी हम रखना है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या होगा, वो किस में आना चाहेगा, वो फर्स्ट या नहीं तो सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो जंप होगा वो कहाँ से कहाँ, तो पहले तो 5वें ऑर्बिट में था, उससे या तो ये फर्स्ट में जंप करे या सेकंड में जंप करे। ऐसा क्यों करना चाहेगा, क्योंकि ये अपने एनर्जी को कम रखना चाहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, तो मिनिमम में क्या सा ऑप्शन है, अगर 5 1 होता तो हम मिनिमम के लिए 5 to 1 का जंप कराते, और अगर 5 से 2 दिया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सपर्टीज़ मांगता है हल्का सा, कि तुमको धीरे धीरे जब कुछ समय तक पढ़ते रहोगे तो तुम समझ जाओगे कि किसका एनर्जी लेवल कम होता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, जो बाद में प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को ज़रूर देखना, ठीक है। अब बात है 37 नंबर क्वेश्चन। ये बोलता है कि द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1 वुड बी, यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट का मान दे दिया है। ये क्वेश्चन अभी हम पीछे आएंगे जब एक बार रीडबर्ग वाला रिलेशन देख लेंगे तब, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को अभी ये करके रखो। इसके बाद है अपना आयनाइजेशन इंथैल्पी वाला, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। अब बोलता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम n = 1 से n = 2 इज, क्या होगा। तो देखो हमको क्या दिया है, हमको दिया क्या है, पहला समझो कि आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं। पहले जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपने फर्स्ट सेल में रहता है। इलेक्ट्रॉन कैसा था, फर्स्ट सेल में, वहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को उठा के इन्फिनिटी पे भगा देना, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। यानी पहले इसका एनर्जी क्या था, E1 था, अब कहाँ पे चला गया ये, इन्फिनिटी पे, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, E इन्फिनिटी। अगर तुम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो तो क्या बोलोगे, तो वो बोलोगे इन्फिनिटी का एनर्जी घटे फर्स्ट सेल का एनर्जी। ये होता है आयोनाइजेशन का डिफिनीशन। ये कितना दे दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी, कितना दे दिया है, तो ये दे दिया। अब एक बात तुमको पता है, इन्फिनिटी पे हम लोग इसको कितना बोल देते हैं, इन्फिनिटी पे इसका एनर्जी हम 0 बोल देते हैं। तो यानी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 1.312 गुने 10 की पावर 6, ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 घटे E1। यानी जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है उसका एनर्जी हमको मिल गया 1.312 गुने 10 के पावर 6 जूल पर मोल। अब बोल रहा है कि हमको बता दो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एटम फ्रॉम n = 1 to n = 2। यानी पहले ये n = 2 है, ये n = 1 है, तो यहाँ से 1 से 2 में भेजने के लिए कितना एनर्जी इसको लगेगा, ऐसा हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी होगा E2 वो कितना होगा, वो होगा फर्स्ट का E1 बट्टे क्या चीज़, n का स्क्वायर, किसी भी चीज़ के लिए Z² n², तो ये n²। तो क्या हो जाएगा, पहला में एनर्जी कितना था 1.312 गुने 10 की पावर 6 बट्टे n² कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। यहाँ से इसका जो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी आ गया वो आ गया हमको -1.312/4 गुने 10⁻⁶। तो अब बोल रहा है कि कितना एनर्जी लगेगा यहाँ से यहाँ भेजने में। तो तुमको याद होगा ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता था डेल्टा E क्या होता था, E2 - E1। यानी तुम ये वाले में से इसको घटा दोगे E1 को तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा
1.312 गुने 10⁶ तो कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1 प्लस 1 इतना डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस ये, तो ये हो जाएगा प्लस, मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस रहेगा। तो ये जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 9.84 गुने 10⁵ जूल पर मोल, यानी फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए तुम्हारा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है कि रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बामर सीरीज कहाँ पे मिलता है। तो हम जानते हैं हमारा जो लाइमन था वो मिलता था अल्ट्रा वायलेट में, बामर जो था सेकंड वो मिलता था विजिबल रीजन में, और लाइमन बामर पास्चन मिलता था इंफ्रारेड में। हमसे बामर का पूछा है तो ये हो जाएगा विजिबल रीजन सी। ये सब देखेंगे आगे। चलो अब क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ़ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर इलेक्ट्रॉन है मूव करता है 6th वाले से 3rd वाले ऑर्बिट में, और ट्रांजिशन जो हो रहा है वो मल्टी स्टेप में हो रहा है, तो पूछ रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या, तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन, ऐसा हमको पूछ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हो क्या रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था 6th ऑर्बिट में, फाइनल इसको आना कहाँ है 3rd ऑर्बिट में। एक तो ये 6 के बाद कितना होगा 5, और फिर होगा 4। एक हो सकता है कि 6 से 5 में आए, 5 से फिर 4 में, और 4 से 3 में। एक क्या हो सकता है 6 से 5 में आए और 5 से सीधा चले जाए 3 में। फिर क्या हो सकता है 6 से कहाँ पे जाए, 6 से फिर आ जाए सीधा 4 पे, और 4 से आ जाए 3 पे। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। और क्या हो सकता है कि 6 से डायरेक्ट 3 पे चला जाए, ये भी तो हो सकता है। तो यानी ऐसे कितने जो हैं वो पॉसिबल हैं ट्रांजैक्शन, ये देखोगे तो देखो जो ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, उसका फार्मूला होता है n2 - n1 गुने n2 - n1 जोड़ 1/2, ये होता है फार्मूला। तो हमको 6 से 3 पे भेजना है, तो क्या क्या लाइन होगा 6 घटे 3 गुने 6 घटे 3 जोड़ 1/2, यानी हो जाएगा 3 गुने 4/2, यानी टोटल कितने लाइंस होंगे 6 लाइंस होंगे, ठीक है 6 लाइंस होंगे। अच्छा अब जो ये दूसरा बात है वो क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन, ठीक है यूवी रीजन में कितना आएगा। तो तुम जानते हो कि यूवी रीजन कब होता है, जब ये लाइमन सीरीज बनाता है, ठीक है लाइमन सीरीज बनाते हैं। और लाइमन सीरीज किसको बोलते हैं, यानी किसी भी सेल एक्स से कहाँ पे गिरना चाहिए 1 पे। तो ऐसे कितने लाइन होंगे, तो भैया 1 पे कोई जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 6 से तो 3 पे ही आके रुक जा रहा है, 1 पे तो जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे लाइंस कितने हैं 0, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सेल में आ ही नहीं रहा है। तो यूवी रीजन में कितने लाइंस हैं, तो 0। अब हमको बोल रहा है विजिबल रीजन में कितना होगा। सिंपल सा बात है, हमको
विजिबल रीजन में पूछ रहा है, उसके लिए कहाँ पे आना चाहिए, बामर सीरीज। बामर सीरीज क्या होता है, कहीं से भी दूसरे ऑर्बिट में जाए। यहाँ पे भी दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो 6th to 3rd में जा रहा है। तो विजिबल में भी जो आंसर होगा कितने लाइंस, तो 0। अब बात आता है कि इंफ्रारेड में कितने होंगे। चलो तो अब इंफ्रारेड में देखो, नाम दे दो इसका, ये होता है लाइमन, दूसरा होता है बामर, तीसरा होता है पास्चन, चौथा होता है ब्रैकेट, पांचवा होता है फुंड, छठा होता है हम्फ्री। हम्फ्री में तो गिर ही नहीं रहा है क्योंकि 6 से शुरू हो रहा है। तो हमको सारे लाइंस गिनने हैं, जो ये तो पास्चन में आएंगे या ब्रैकेट में आएंगे या फुंड में आएगा। ठीक है, ऐसा लाइन हमको गिनना है। तो इसके लिए देखो, एक तो जो हमने लाइन ड्रॉ किया था वो भी हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप का लाइन है। तो देखो ये 6 से 5 में ये 2 जा रहा है, तो एक तो सेम हो गया, तो इसको हटा दिया हमने। फिर वैसे ही 4 से 3 में 2 लाइन जा रहा था, हमने उसको हटा दिया। तो टोटल गिनोगे तो 1 2 3 4 5 और टोटल 6 लाइन तुमको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, अलग है। समझे, लाइन हमने ड्रॉ किया था ना कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कूद सकता है। 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 6 से 5, 5 से सीधा 3 में, 6 से 4 पे, 4 से सीधा 3 में, या 6 से सीधा 3 में। जो सेम लाइन हो रहा था उसमें से एक को हमने काट दिया। ये टोटल 6 लाइन है। अगर तुम देखोगे कि इंफ्रारेड रीजन में, तो ये तो 3 तरीके से आ सकता था, क्या क्या, पास्चन आ सकता था जो तीसरे पे गिर रहा है। तो ऐसे कितने लाइन हैं तीसरे पे गिरने वाला, इसको तुमने काट दिया है। 1 2 3, 3 लाइन है पास्चन के लिए। ब्रैकेट के लिए कितना है, 4 में कितना लाइन गिर रहा है, तो 4 में गिर रहा था 1 2 लाइन, तो ब्रैकेट के लिए था 2 लाइन। और फुंड के लिए कितना था, फुंड के लिए तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ही लाइन गिर रहा है, वो है 1। तुम कहोगे ये क्यों नहीं, अरे ये तो सेम है ना 6 से 5 वाला लाइन। तो टोटल इंफ्रारेड में कितने हो जाएंगे, 3 2 5 1 6। इसका एक और तरीका है, तरीका ये है कि अगर तुमको निकालना रहे कि नंबर ऑफ लाइन इन पास्चन, तो सिंपली n2-3 लगा देना। तो यहाँ पे n2 का मान क्या है, 6, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3। अगर तुमको नंबर ऑफ लाइंस निकालना है ब्रैकेट में, उसके लिए तुम लगा देना सीधा n2 - 4। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट 4 में गिरता है, तो 6 - 4 यानी 2। तुमको निकालना है नंबर ऑफ लाइन इन फुंड सीरीज, तो ये लगा देना n2 - 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 5 बराबर 1। तो ये इस तरीके से तुम टोटल गिन लिए कि पास्चन में 3 है, 2 है, 1 है। और ये तीनों पास्चन, ब्रैकेट और फुंड तो इंफ्रारेड रीजन में ही आता है, इसीलिए टोटल इंफ्रारेड में कितने हो गए, 6 लाइंस। तो चौथा पार्ट जो था उसका आंसर हो गया 6। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ़ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7 to 1, पहले 7th ऑर्बिट में था और वहाँ से 1st ऑर्बिट में आया। कैसे, मल्टी स्टेप ट्रांजिशन से, यानी अलग अलग स्टेप से आया है। तो हमको पूछ रहा है देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम। तो जो टोटल नंबर, अब देखो 7th में है, ठीक है, तो 7th में है तो यहाँ से 6th में गिर सकता है, 5th में गिर सकता है, 4th में गिर सकता है, 3 में गिर सकता है, 2 में गिर सकता है, ऐसे करके। तो जब 6th में गिरेगा तो उसको बोलेंगे हम्फ्री, 5th में गिरेगा तो बोलेंगे फुंड, 4th में गिरेगा तो ब्रैकेट, 3rd में गिरेगा तो पास्चन, 2 में गिरेगा तो बामर, अब 1 में गिरेगा तो लाइमन। यानी हमको सारे सीरीज का क्या निकालना है, कितने कितने लाइन होंगे वो निकालना है। तो देखो 7th से 1 में जा रहा है, तो लाइमन में कितना लाइन बनेगा, तो वो हो जाएगा n2 - 1। कहाँ से गिरा, 7 से, तो 7 - 1 यानी कितने लाइन्स होंगे लाइमर में, 6। बामर में कितने होंगे, ये होता है n2 कितना, 7 - 2, यहाँ पे हो जाएगा 5। पास्चन में कितने होंगे, ये हो जाएगा n2 - 3, तो 7 - 3, ये हो जाएगा 4। ब्रैकेट में कितने जाएंगे भैया,
ब्रैकेट में जाएंगे 7 माइनस 4 यानी 2, क्योंकि ब्रैकेट के लिए n2 माइनस 4 करना पड़ता है। वैसे ही जो हमारा फूंड है उसके लिए 7 माइनस 5 करना पड़ेगा, तो ये देगा 1। और जो हम्फ्री सीरीज है उसके लिए क्या आ जाएगा, तो 7 माइनस 6 यानी कि 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। तो टोटल अगर जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 15 3 18 3 21। तो टोटल कितने लाइंस बनेंगे, 21 लाइंस। तुम कहोगे यार इतना डिटेल का है कि तुमने तो फार्मूला बताया था, फार्मूला का नाम था लाइंस का संख्या का, वो था n2 माइनस n1 गुने n2 माइनस n1 जोड़ 1 बट्टा 2। यहाँ पे n2 क्या है 7, n1 क्या है 1, गुने 7 माइनस 1 जोड़ 1 बाई 2। तो 6 गुने 7 बाई 2, तो सीधा आ गया 6 गुने 3 यानी 7 गुने 3 यानी 21 लाइंस। तो दोनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 6th to 2nd बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे n2 है 6, n1 है 2, हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइंस। सीधा फार्मूला का यूज़ करेंगे, 6 माइनस 2 गुने 6 माइनस 2 जोड़ 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 4 गुने 5 बाई 2, ये हो गया 10 लाइंस, ठीक है। ये कितना हो गया, 10 लाइंस। देखो हमको क्वेश्चन दिया है कि अगर बामर सीरीज है हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम का, तो बोलता है कि व्हिच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट द थर्ड लाइन। बामर सीरीज के अंदर बोल रहा है, बामर सीरीज मतलब किसी भी ऑर्बिट से कहाँ पे गिरेगा, सेकेंड ऑर्बिट में गिरेगा। तो थर्ड लाइन बनाना है तो कैसे होगा, ये सेकेंड ऑर्बिट है, पहला लाइन तो हो जाएगा कि तीसरे से दूसरे में गिर जाए, दूसरा लाइन हो जाएगा कि चौथे से दूसरे में गिर जाए, और तीसरा लाइन हो जाएगा कि पाँचवें में दूसरे से गिर जाए, कहीं से भी दूसरे में गिरे तो ये कहलाएगा बामर। जो थर्ड लाइन होगा, जो थर्ड लाइन होगा वो क्या होगा, जो कि फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गिरे। समझ गए, ये तो है हमारा आंसर। अगर इनफाइनाइट से सेकेंड ऑर्बिट में गिरे तो इसको हम बोल देते हैं लास्ट लाइन, या उसी को दूसरा नाम दे देते हैं लिमिटिंग लाइन। तो तुम लाइन समझ गए, ये है अपना फर्स्ट लाइन बामर का, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये समझ गए। चलो अब क्वेश्चन दिया है कि इफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप। अब बोल रहा है अगर देयर आर टोटल नंबर ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम 10, तो n का मान पूछ रहा है। तो तुम जानते हो कि n माइनस 1 गुने n माइनस 1 जोड़ 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दे दिया है तुमको 10। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा था लाइंस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ लाइन कितने होते हैं इतने। तुमको क्या दे दिया है, n माइनस 1 गुने n बराबर दे दिया 20। तुम सिंपली समझते हो n बराबर हो जाएगा 5, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 यहाँ से। यानी ये क्या हो रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट को कूदेगा मल्टी स्टेप में तो कितने लाइन बनाएगा, 10 लाइंस बनाएगा, ठीक है। फार्मूला याद रखना भी इम्पोर्टेंट है ताकि सवाल जल्दी से बने। क्या है फार्मूला अपना नंबर ऑफ लाइंस का, n2 से n1 में कूद रहा है तो n2 माइनस n1 जोड़ 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। ये बात समझ रहे हो। चलो अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। अब ये सवाल तगड़ा है, ये सवाल अपने को सीखना है ताकि इसके आधार पे हम बहुत से सवाल जो देख रहे थे वो हम बनाएंगे अभी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन बामर का ये क्या होगा, ये तीसरे ऑर्बिट से दूसरे में कूद जाए, उसी को तो बामर बोलते हैं, बामर का फर्स्ट लाइन। तो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में कूद रहा है, यानी अगर पहली बार वो कहाँ पे था n1, तो वो 2 लेंगे, और n2 जो है वो क्या है, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से जो देखो
ये जो वेवलेंथ निकलता है 1/λ वो होता है r इंटू जेड स्क्वायर बाय 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला हमको याद रखना है। यहाँ पे r को हम बोलते हैं रीडबर्ग का कांस्टेंट, रीडबर्ग का कांस्टेंट। तो ऐसा जब भी तुमको स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ निकालना रहे तो ये फार्मूला यूज़ करना। तो अब हमको बात क्या आ गया है, तो बात आ गया है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी जेड का मान यहाँ पे क्या है 1, जेड क्या है अपना एटॉमिक नंबर, रख दो इस फार्मूले में। तो 1/λ का मान हो जाएगा r इंटू जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर गुने 1/n1 कितना था 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 3 का स्क्वायर। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r गुने 9 घटे 4/36 यानी 1/λ आ गया 5r/36। तो लैम्डा क्या आ गया 36 डिवाइडेड बाई 5r। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे और याद रखना है, क्या, जो 1/r का मान होता है 1/r का वो होता है 912 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा 36/5 गुने 912 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6566.4 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये चीज़ हमको याद रखना है ताकि हम दूसरे सवाल में अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है ताकि हम अपने दूसरे सवाल में इसको अप्लाई कर सकें। क्या चीज़ है ये फार्मूला। देखो अब जो एक क्वेश्चन है हमको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा और लास्ट लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइट से आके फर्स्ट ऑर्बिट में गिरे। हाइड्रोजन एटम है तो जेड का मान है 1। हमको फ्रीक्वेंसी पूछा है, हम जानते हैं हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है c/λ, यानी हमको पहले तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा का फार्मूला हमको पता है 1/λ होता है r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है n2 क्या है इन्फिनिटी, n1 क्या है 1। यहाँ पे रख दो फार्मूले में तो ये आ जाएगा r गुने जेड का मान तो 1 था 1/n1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर घटे 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये वाला तो इतना बड़ा से डिवाइड कर दिए कि 0 बचेगा। ये तो कितना बचा 1/λ इज इक्वल टू बच गया r। तो यानी जो 1/λ होता है r, तो r का जो मान होता है यहाँ से वो होता है 10.9700 पर सेंटीमीटर। r का जो मान होता है ये कांस्टेंट है रीडबर्ग कांस्टेंट, वो कितना होता है 109700 पर सेंटीमीटर। तो ये आ गया तुम्हारे 1/λ का मान। अब तुमको पूछा तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c/λ, यानी क्या होगा c गुने 1/λ। तो c कितना होता है 1/λ का मान है r, तो ये c गुने r हो गया। तो c गुने r है तो रख दो इसमें मान। तो c का मान कितना है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड गुने r का मान कितना है यहाँ पे तो 10.977 cm इनवर्स। एक बात तो क्लियर है कि हमको ये मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा तभी ये कट पाएगा। यानी ये आ जाएगा 3 गुने मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करोगे तो ये 10⁻10 हो जाएगा गुने 10.9700 पर सेकेंड। यहाँ से आंसर आ जाता है तुमको फ्रीक्वेंसी 3.29 गुने 10⁻15 पर सेकेंड। ऐसी को हर्ट में भी लिख सकते हो, सेम चीज़ पर सेकेंड को हर्ट भी बोलते हैं। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो हमको याद बस ये रखना था कि ये पर cm में होता है, इसलिए हमको वेलोसिटी को भी पर cm में रखना पड़ा। तो देखो ये हम सीधा थ्योरी के बजाय क्वेश्चन के थ्रू देख रहे हैं।
तुमको याद भी वैसे ही रखना है कि 1/, दो ही चीज़ याद रखना है, एक तो आर का मान याद रखना है, एक लेमडा का। 1/λ इजिकल टू होता है RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N2 हमेशा देखना बड़ा वाला रहता है, ठीक है। चलो अब पूछ रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। ब्रैकेट सीरीज है यानी ये कहाँ पे गिर रहा होगा, कहीं से भी फोर्थ ऑर्बिट में। तो थर्ड लाइन है तो पहला लाइन तो होगा 5 से 4, दूसरा लाइन होगा 6 से 4 और तीसरा लाइन होगा 7 से 4। यानी अगर तुम देखोगे तो N1 हमारा क्या हो जाएगा 4, N2 क्या हो जाएगा 7। फार्मूला में रख दो 1/λ इजिकल टू RZ², हाइड्रोजन है तो Z का मान 1 है, 1/4 की स्क्वायर माइनस 1/7 की स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/λ इजिकल टू 33R/784, 33R/784। और तुम जानते हो कि हम क्या करेंगे, जो लेमडा हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा, पलट दो 784/33R, ये 1/R को हम मान कुछ लिखे थे, वो था 784/33 गुने 1/R को हम लिखते 912 एंगस्ट्रॉम। लेमडा यहाँ से आ जाएगा, लेमडा कितना आ जाएगा 21666 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ हाइड्रोजन गैस एटम इन ग्राउंड स्टेट। आर का मान दे दिया है और जेड का मान दे दिया है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो तुमको पता है कि 1/λ क्या होता है, RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो अगर हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ जब शॉर्टेस्ट रहता है तो इनर्जी क्या होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम इनर्जी कब आएगा, जब इनफाइनाइट से 1 में कूदे। इस केस में वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, एनर्जी सबसे ज़्यादा। अगर हम लार्जेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो क्या होगा, तो लेमडा अगर हमको लार्जेस्ट रखना है तो एनर्जी सबसे कम रखना है, यानी 2 से 1 में कूदा दो, 2 से 1 में कूदा दो, ये हो जाएगा लार्जेस्ट वेवलेंथ वाला। तो हमको लेमडा का मान पूछा है तो रख दो 1/λ RZ² हो गया 1/। शॉर्टेस्ट के लिए अगर देखोगे तो 1/1 माइनस 1/∞ का स्क्वायर यानी हो गया 0, हो जाएगा R, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा 1/R, ठीक है। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 1/R, जिसका मान कितना होता है 911 गुने 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो 911 एंगस्ट्रॉम। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं 1/r का मान। तो ये क्या होगा, ये होगा जब हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, यानी एनर्जी यहाँ पे क्या मिलेगा हमको हाईएस्ट। दूसरे केस में रख दो 1/λ इजिकल टू RZ², यानी 1/2 की स्क्वायर, सॉरी 1 की स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा इजिकल टू कितना 1215 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, क्यों, आर का मान रख दो यहाँ पे 109737.5, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 3/4, ये आ गया 1/λ का मान। तो लेमडा आ जाएगा इतना 1215 एंगस्ट्रॉम, ठीक।